हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक नए टॉपिक के साथ आज हम शुरुआत करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी का एक और नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का नाम बताऊंगा। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन। इसमें हमने कल पिछली वीडियो में लमार्किज्म पढ़ा था, यानी कि प्री डार्विनिज्म, डार्विनिज्म और पोस्ट डार्विनिज्म हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके। अब सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है क्या? तो ये बेसिकली एक यूनिफाइड थ्योरी है। इसमें हमने जो पीछे पढ़ी चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी, उसको मर्जिंग ऑफ चार्ल्स डार्विन थ्योरी एंड मेंडेलियन जेनेटिक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को दोनों को कंबाइन करके एक यूनिफाइड थ्योरी बनती है, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके। हम इसको नियो डार्विनिज्म थ्योरी भी कहते हैं। ओके। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं जो हम नई थ्योरी पढ़ रहे हैं, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके। तो इसमें हम फैक्टर्स हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है वेरिएशन और रिकम्बिनेशन। अब वेरिएशन और रिकम्बिनेशन मैंने आपको कल बताया था। वेरिएशन होता क्या है कि हर वेरिएशन जो है वो हर एक इंडिविजुअल की, ह्यूमन स्पीसीज की या लिविंग स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलर कभी नहीं हो सकते। 100% सिमिलरिटी उनमें नहीं हो सकती, तो उनमें डिफरेंसेस होंगे। तो वो इसी डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। ओके। तो ये फर्स्ट फैक्टर है वेरिएशन का। ओके। अब होता क्या है, अब जो दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक फादर है और एक मदर है। तो होता क्या है, तो फादर साइड से क्रोमोसोम्स आते हैं, मदर साइड से क्रोमोसोम्स आते हैं, तो उनकी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होती है, कब मिक्सिंग होती है? क्रोमोसोम की डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिक्सिंग होती है और एक नया इंडिविजुअल जो है वो बन के आता है। ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन और वेरिएशन। अब इसके बाद आता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या चीज है? म्यूटेशन मैंने कल भी आपको बताया था। म्यूटेशन एक सडन चेंज है जेनेटिक मटेरियल में, डिस्क्रीट चेंज है। सडन चेंज को हम, ये ड्यू टू रैंडम और चांस फैक्टर्स, इसके लिए ये अपने आप ही ये हो जाता है। इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो जो चेंज आती हैं जेनेटिक मेकअप में, ठीक है, लार्ज भी हो सकती हैं, डिस्क्रीट भी हो सकती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। होता क्या है, जीन्स में क्या होता है? अल्टरेशन होता है। अल्टरेशन होने के बाद तो नए जीन्स बनते हैं। तो नए जीन्स बनने से होता क्या है, अब जीन्स है जीनोटाइप, तो उससे क्या होगा, जब जीनोटाइप में चेंजेस आएंगी तो फिनोटाइप में भी चेंजेस आएंगे। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप होता क्या है, सबसे पहले मैं बताऊंगा फिनोटाइप होता क्या है। फिनोटाइप होता है जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कलर ऑफ आई, कलर ऑफ स्किन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके गाइस। अब मैं एग्जांपल देता हूं म्यूटेशन की। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? एग्जांपल है म्यूटेशन की। अब सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, ये मैं आपको डिटेल में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पोर्शन जब हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे ये सिकल सेल एनीमिया, अमोनिया, मैं आपको एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है वो आपको डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा, आपके साथ आपको डाउट सारे मैं क्लियर करूंगा। ठीक है। उसके बाद अगला है, हमने क्या पढ़ा? एक तो वेरिएशन पढ़ा हमने, ठीक है।
तो म्यूटेशन पढ़ा हमने, और उसके बाद हमने पढ़ा हेरिडिटरी। अब हेरिडिटरी क्या चीज होती है? हेरिडिटरी का मतलब होता क्या है? ये होता है कि जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स जो वेरिएशन होती है या जीन्स होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, वो ट्रांसमिट होता है ऑफस्प्रिंग में। तो ट्रांसमिशन ऑफ genetic material from the parents to the offspring is called hereditary। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी। तो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है हेरिडिटरी। तो इससे क्या होता है, ऑफस्प्रिंग को क्या होता है, अपने वो पेरेंट के जीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जैसे मैंने कल भी पुरानी वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है? नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली होता है कि जब लिविंग स्पीसीज इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ, तो वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी वेरिएशंस उसमें आ जाती हैं, अडॉप्ट कर लेता है, जो कि अडेप्टेबल हो एनवायरनमेंट में, जो कि एनवायरनमेंट जो कि फेवरेबल हो एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को वो अडॉप्ट करता है, वो उसमें चेंजेस आ जाती हैं, बॉडली चेंजेस आ जाती हैं, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ जाती हैं। तो वही चीजें, वही फिर वो चेंजेस जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को भी ट्रांसमिट करता है, और वो पार्ट बन जाता है हेरिडिटरी का। तो नेचुरल सिलेक्शन का कहना है कि जो फेवरेबल वेरिएशन है, जो फेवरेबल जो एनवायरनमेंट के में सूटेबल है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, वो वेरिएशन जो है वो रहेंगी। बाकी जो अनफेवरेबल वेरिएशन है वो वो वैसी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी पॉपुलेशन टोटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं नेचुरल सिलेक्शन की। पेपर्ड माउथ कि हुआ क्या कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था इंग्लैंड में, तो उस टाइम पे जो वाइट कलर्ड जो पेपर्ड मॉथ्स थे, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। ओके, और जो ब्लैक, क्योंकि एनवायरनमेंट साफ था, तो प्रीडेटर्स जो थे जो उनको खाते थे, वो वाइट पेपर्ड मोथ उनको विजिबल नहीं हो पाते थे, लेकिन ब्लैक कलर्ड मोथ विजिबल हो जाते थे और वो उनको खा जाते थे। लेकिन हुआ क्या, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इंग्लैंड में, तो क्या हुआ, एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होने लगा। तो उससे क्या हुआ कि जो वाइट कलर्ड मोथ से वो इजीली विजिबल हो गए, होना शुरू हो गए। तो प्रीडेटर्स ने उनको वाइट कलर मोथ को खाना शुरू कर दिया। तो वाइट कलर मोथ की पॉपुलेशन डिक्रीज कर गई, और ब्लैक कलर पेपर्ड मोथ की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज कर गई। तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन की एग्जांपल मैं आपको पेपर्ड मोथ में दे सकता हूँ। इसके अलावा और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आप नेचुरल सिलेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अब बेसिकली ये नेचुरल सिलेक्शन, आप देखो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के जरिए उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उन्होंने बुक लिखी थी जो बाय नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये भी बुक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। तो वो एक पहले ऐसे फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जिन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है वो, एवोल्यूशन जो है वो बायोलॉजिकल फैक्ट है। पहले, उससे पहले क्या होता था, बायोलॉजी एवोल्यूशन को अक्सर डिस्क्राइब किया जाता था रिलीजियस टर्म्स में। ठीक है, तो इनको अप्रेजल भी मिली कि पहले इन्होंने वो टाइम पीरियड ऐसा था कि जब रिलीजन जो है बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर था, और उस टाइम पीरियड में चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी लेके आए। उन्होंने बताया कि ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। तो इनकी, हालांकि बाद में इनके बहुत सारे जो अजम्पशंस थे, जहाँ की जो थ्योरी थी वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ, बट इनका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप उस टाइम पे लिया था। इन्होंने बताया कि ये एवोल्यूशन जो है एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए आइसोलेशन क्या चीज है। आइसोलेशन भी मैंने कल आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था।
दो पॉपुलेशन स्पीसीज की जब अलग अलग जगह पे रहती हैं और वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि बीच में या तो फिजिकल बैरियर है, लाइक माउंटेन्स है, रिवर है, या फिर आइलैंड है, तो क्या होता है कि उनमें भी एवोल्यूशन, वो भी आइसोलेशन भी एवोल्यूशन का कारण बनता है, क्योंकि वो अलग एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। तो अलग एनवायरनमेंट में ग्रो करने से जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस आएंगी, है ना, जो उनमें ऑर्गन्स डेवलप होंगे, जो उनमें फीचर्स डेवलप होंगे, वो वो दोनों वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होंगे और दोनों पॉपुलेशन में फीचर्स में वेरिएशन होएगी। तो इसी वेरिएशन को हम, ये कारण बनता है एवोल्यूशन का। ओके, तो ये था एवोल्यूशन। उसके बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। एक रेड, देखो, एक होता है चाइनीज पांडा, एक होता है हिमालयन रेड पांडा। तो क्योंकि वो ये दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट पे रहे हैं, तो इनके कलर, स्किन का कलर जो है वो अलग होता है। तो हम इसमें जो चाइनीज पांडा है वो डिफर होता है इन कंपैरिजन टू हिमालयन पांडा। तो हम इस एग्जाम्पल को चाइनीज पांडा एंड हिमालयन रेड पांडा को हम इसमें इंक्लूड इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। किस पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? आइसोलेशन में। ओके, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं जीन फ्लो एंड माइग्रेशन। होता क्या है, जब एक पॉपुलेशन स्पीसीज माइग्रेट करती है न्यू जगह में, तो वहाँ की जो होस्ट पॉपुलेशन है, जब उनके साथ वो मेटिंग करती है, तो क्या होता है कि जीन फ्लो होता है। जो माइग्रेटिंग पॉपुलेशन का जीन है, वो जो जो वहाँ की ओरिजिनल पॉपुलेशन है, उसमें जब वो ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इससे भी क्या होता है, एक नए फीचर्स डेवलप होते हैं, न्यू स्पीसीज इमर्ज होते हैं। तो ये भी कारण बन जाता है एवोल्यूशन का। तो जीन फ्लो और माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन की वजह से जीन फ्लो होता है पॉपुलेशन स्पीसीज में, लिविंग स्पीसीज में। तो वो भी एक अनदर फैक्टर है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सिंथेटिक मीन्स सिंथेसिस है, बड़ी सारी थ्योरीज का सिंथेसिस है। कौन सी? मैंने कहा मेनली दो थ्योरीज, एक तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और दूसरी थ्योरी थी मेंडेलियन जेनेटिक प्रिंसिपल। इन दोनों की थ्योरीज को कंबाइन करके एक नई थ्योरी बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमने आज कौन से हमने थिंकर्स का नाम हमारे माइंड में आया, एक तो आया चार्ल्स डार्विन का। ओके, उसके बाद हम करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कुछ जीन्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, हालांकि वो उनकी एडवांटेजेस कोई होता नहीं है, बट उनकी जो है जीन जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होता कहाँ पे है? जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए आपको इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए। सबसे पहले पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होना चाहिए, और पॉपुलेशन जो है वो आइसोलेटेड होनी चाहिए। वो दूसरी पॉपुलेशन के साथ उनका इंटरेक्शन या इंटरब्रीडिंग, ठीक है, या मेटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कुछ वहाँ की उसमें पॉपुलेशन का कुछ पोर्शन जो होता है वो एक्सटेंड कर जाता है, लेकिन दूसरी पॉपुलेशन, जिसका जो दूसरा कंपोनेंट है पॉपुलेशन का, वो इंक्रीज कर जाता है। मींस कुछ जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो, कुछ जीन्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जेनेटिक ड्रिफ्ट में। एक तो फ्रॉग, रेड कलर के फ्रॉग, ग्रीन कलर के फ्रॉग, और ब्लड डिफरेंट और येलो कलर के फ्रॉग। तो क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट से? क्या होता है, अगर इनकी पॉपुलेशन स्मॉल होती है, तो क्या होता है कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में आप एक मान लीजिए रेड की पॉपुलेशन, फ्रॉग की पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी और एक टाइम के बाद एक्सटेंड कर जाएगी। लेकिन जो ग्रीन फ्रॉग की पॉपुलेशन है वो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी
क्योंकि उनकी जीन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो जीन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ग्रीन कलर के जो फ्रॉग हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो भी इवेंचुअली इंक्रीज करती है। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए मैंने क्या बताया आपको, कौन से फैक्टर्स इसमें होने चाहिए। एक तो फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट काज करते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन का साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए, पॉपुलेशन स्मॉल होनी चाहिए। और दूसरा फैक्टर्स जो है वो पॉपुलेशन आइसोलेटेड होनी चाहिए, तभी जेनेटिक ड्रिफ्ट पॉसिबल हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक और नाम भी है सीवाल राइट इफेक्ट। इसको हम ये जो आती है ना जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस, ये चांस की वजह से होती है। इसका कुछ पता नहीं है कि कैसे होती है कैसे, बट ड्यू टू चांस, मेजर चांस की वजह से ये ये इफेक्ट हो जाता है। इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम सिवल राइट इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या है सिंथेटिक थ्योरी में। ओके तो ये आई थिंक ये फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वेरिएशन पढ़ा हमने, या इसको हम रिकम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो क्या होता है, पेरेंट्स के और फादर के और मदर के क्रोमोसोम्स वो है वो मिक्सिंग होती है उनकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो नया ऑफस्प्रिंग जो है वो उसको बर्थ देते हैं। तो दूसरा फैक्टर इसमें आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन से होता क्या है, जो पॉपुलेशन स्पीसीज आइसोलेटेड है, डिफरेंट फिजिकल एनवायरनमेंट में रह रही है, तो उनके जीन्स में फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसके बाद आइसोलेशन एक फैक्टर है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक फैक्टर है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को मैंने बताया आपको सीवल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं और चांस भी बोलते हैं, जिस चांस की वजह से होता है जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस। आइसोलेशन भी एक कारण है इंपॉर्टेंट जो कि एवोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ ही हमने पढ़ा वेरिएशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ठीक है। फिर आपने पढ़ा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में फेवरेबल फैक्टर्स वो है वो बढ़ते हैं, वो इंक्रीज करते हैं, और जो अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं वैसे स्पीसीज उनकी की पॉपुलेशन डिक्रीज करती है और इवेंचुअली वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके गाइस, अब मैं बताता हूँ जो म्यूटेशन की थ्योरी है, मैंने कल भी बताया था आपको, वो ह्यूगो डी वराइस ने दी थी, ह्यूगो डी वराइस ने दी थी। अब इसमें हमने डिस्कस इसमें आता है जनरल मेंडल की लॉ ऑफ हेरिडिटरी, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और मेंडल जेनेटिक्स भी है, इसमें हम पढ़ेंगे। वो हम जब ये अलग से टॉपिक है मेंडल का, वो हम उसमें हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है जीन लमार्क। जीन लमार्क के आप पास्टुलेट्स का क्या क्या थे मेरे को थोड़ा बताओगे, आप कौन बताएगा मेरे को। एक तो ये पास्टुलेट था कि थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज को उसने डिस्कस किया। जो ऑर्गन्स यूज इस्तेमाल होते रहते हैं उनके साइजेस बढ़ जाते हैं, वो ऑर्गन्स वो फीचर्स ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो जाते हैं। हाँ, जो ऑर्गन्स जो स्पीसीज फीचर्स हैं जो यूज पे नहीं आते, वो उनके फीचर्स जो हैं वो वैसे स्पीसीज जो है वो उनकी पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं कम होती जाती है, और एक टाइम के बाद उनकी पॉपुलेशन डिस्टिंक्ट हो जाती है। तो इसमें ये बताया उन्होंने, और कहा कि जो करेक्टर जो है, जो फीचर्स एक्वायर कर लेता है पेरेंट, फिर वो आगे उसकी इनहेरिटेंस हो जाती है, फिर वो आगे ऑफस्प्रिंग में भी पास ऑन कर देता है। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। ओके, तो ये भी अब इसके साथ है चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सारी थ्योरी जाके सिंथेसिस हो रही हैं। और कौन सी, चार्ल्स डार्विन थ्योरी, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटरी, जॉन ये जीन लामार्क की थ्योरी, और ह्यूगो डी वराइस की थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। तो ये जाके जो है ये इंटीग्रेट होती हैं और ये बना देती है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में आपने बताना है
तो आप मैं आपको एग्जांपल भी आपने बताई थी, याद होगा आपको म्यूटेशन में मैंने कौन सी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की थी, सिकल सेल एनीमिया। ये म्यूटेशन की वजह से होता है सिकल सेल एनीमिया। तो ये कुछ पॉपुलेशन स्पीसीज के लिए हार्मफुल है और कुछ पॉपुलेशन स्पीसीज के लिए ये यूजफुल है। तो ये इसको हम डिटेल में जब टॉपिक पढ़ेंगे हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा विद केस स्टडीज। ओके, देन आप आगे म्यूटेशन का हमने क्या बताया, म्यूटेशन क्या है, चेंज होती है जीन की फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो वो जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आने से, जब जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो फिनोटाइप फिनोटाइप होता है जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल होती हैं उनमें भी वेरिएशन आ जाती हैं। ठीक है, तो हम म्यूटेशन को मैं आपको एक सेंटेंस में अगर इसको डिस्क्राइब करना हो, अल्टरेशन, म्यूटेशन क्या है, अल्टरेशन इन द केमिस्ट्री ऑफ जीन्स, और हम डीएनए भी कह सकते हैं, इज एबल टू चेंज इट्स फिनोटाइपिक मींस ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन, और इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। ओके गाइस, तो हमने पढ़ा फिर जीन फ्लो क्या है, और माइग्रेशन भी एक फैक्टर है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक फैक्टर है। ठीक है, और हाँ, मैं आपको एक कंसेप्चुअल्स कुछ टॉपिक्स हैं उनके मैं आपको कंसेप्ट्स आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि कोई भी जितना क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि आप अटेम्प्ट ना कर सको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, इसमें भी पॉपुलेशन क्या करती है, इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी तो अब नेचुरली जेनेटिक वेरिएशन में भी चेंजेस आएंगी। ओके, इसको हम बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। अब बॉटलनेक इफेक्ट के कारण क्या है, देखो म्यूटेशन के कारण मैंने बताया आपको क्या कारण हो सकते हैं, मैंने नेचुरल सिलेक्शन के भी कारण आपको बताए। अब आता है क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट के भी कारण बताए, आइसोलेशन के भी कारण बताए। बॉटलनेक इफेक्ट होता क्या है, अब बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है कि जब कहीं कोई अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो सर्टन पॉपुलेशन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं या उनकी डेथ हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन नेचुरली चेंज हो जाएंगी, वेरिएशन आ जाएगी उसमें, तो इसको हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 10 मार्कर क्वेश्चन, तो आप कंफर्टेबली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपने कोशिश यही करनी है फुल मार्क्स का जगह आप वो लेके चलोगे थॉट, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर 310 प्लस मार्क्स इन जो बीएससी एंथ्रोपोलॉजी मेंस पेपर। ओके, देन आगे हम बढ़ते हैं इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग क्या चीज होती है, इनब्रीडिंग जब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की आपस में ब्रीडिंग हो, उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग, मेटिंग हो जाए। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स क्या है, उनके कॉमन एंसेस्टर्स हों, जिनके एंसेस्टर्स कॉमन है, वो ऑर्गेनिजम्स अगर वो मेटिंग करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लाइक अगर पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया है, तो अगर वो इनब्रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग में भी स्किज़ोफ्रेनिया होगा। ठीक है, अगर और कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की डिसीज है, ब्लाइंडनेस की इशू है, तो उनके ऑफस्प्रिंग में ये प्रॉब्लम, ये ट्रांसमिशन डेफिनेटली हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। तो आज के ठीक है, उसके बाद आता है फाउंडर इफेक्ट। अब फाउंडर इफेक्ट होता क्या है, इसमें भी क्या होता है, हम हर एक जो हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें हम, क्योंकि हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि वेरिएशन आ रही है, जीन की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रही है, कहीं चेंजेस आ रही है जीन्स में, तो चेंजेस बढ़ भी सकती हैं, जीन्स की फ्रीक्वेंसी कम भी हो जाती है जीन्स की फ्रीक्वेंसी। अब फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन है, मान लीजिए, ठीक है, पॉपुलेशन है लिविंग स्पीसीज की, और वहाँ पॉपुलेशन से कुछ पोर्शन
जो है वो क्या होता है, न्यू पॉपुलेशन जब बना दी जाती है, वहाँ की जो स्मॉलर जो पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, लार्जर पॉपुलेशन से स्मॉलर पॉपुलेशन जो है वो एक नई पॉपुलेशन बना देती है, उसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो इसकी वजह से भी वेरिएशन होती है। देखो हम हर फैक्टर्स में ये सारे के सारे जेनेटिक मेकअप में चेंजेस करते हैं, वेरिएशंस आती हैं। ओके, तो मैंने क्या चीजें बताई आपको, बॉटलनेक इफेक्ट बताया, क्या है बॉटलनेक इफेक्ट। हाँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, इनब्रीडिंग इफेक्ट क्या होता है। बॉटलनेक इफेक्ट का कारण क्या है, अर्थक्वेक है। देखो जब आपको कारण आप याद रखिएगा तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, बॉटलनेक क्या है, ये होती है फ्लड्स की वजह से, ड्रॉट्स की वजह से, या फिर और अगर नेचुरल कैलामिटी की वजह से। इनब्रीडिंग क्या होती है, जब मेटिंग होती है, जब इंडिविजुअल आपस में रिश्तेदार जब आपस में मेटिंग करेंगे तो क्या होगा, उनमें जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगी। उसके बाद एक और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा फाउंडर इफेक्ट। अब फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि जब स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेट हो जाए एक लार्जर पॉपुलेशंस में से, तो उनके जेनेटिक मेकअप में जीन फ्रीक्वेंसी में डेफिनेटली चेंजेस आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। अब देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट को मैंने बताया था आपको, इसको इसका इसको हम इसका दूसरा नाम भी है सीबल राइट इफेक्ट। ओके, सीबल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ जीन्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए। सबसे पहले पॉपुलेशन का साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए, सॉरी पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होना चाहिए, और पॉपुलेशन आइसोलेटेड होनी चाहिए। पॉपुलेशन कहीं जो मेजर पॉपुलेशन से अलग कहीं रह रही हो, तभी आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट विजिबल हो पाएगा, जब तभी आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको डिटेल्ड स्टडी करवा दी है जेनेटिक सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। बेसिकली ये सिंथेसिस है बहुत सारी थ्योरीज का, इसको हम कंक्लूड करें तो, अगर इसका कंक्लूजन करें तो ये बहुत सारी थ्योरीज का सिंथेसिस है। कौन कौन सी थ्योरीज का सिंथेसिस है, मेंडल्स जेनेटिक प्रिंसिपल का, ओके, लामार्किस थ्योरी का, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नेचुरल सिलेक्शन बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है, देन म्यूटेशन बाय ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है। तो ये सारे सिंथेसिस करते हैं और थ्योरीज एस्टैब्लिश करते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हमने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में भी हमने बात क्या की, हमने फिजिक्स की बात की, हमने जेनेटिक मटेरियल की बात की, हमने जेनेटिक मेकअप की बात की, हमने जीन फ्रीक्वेंसी की बात की। तो कैसे हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में हमने प्री डार्विनिज्म भी पढ़ा, हमने पोस्ट डार्विनिज्म भी पढ़ा, हमने डार्विनिज्म भी पढ़ा। तो ये आपको, अब मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, तो आपको ह्यूमन एवोल्यूशन और एमर्जेंस ऑफ मैन की अच्छी खासी जानकारी आपको मिल गई होगी, ठीक है। तो ओके, तो हम इस टॉपिक को इधर ही करते हैं कंक्लूड, और हम नया टॉपिक पकड़ते हैं, ठीक है। अब नए टॉपिक में देखो हम इसमें हम पढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स आता है, कॉप्स रूल आता है, गॉस रूल आता है, ठीक है, कॉप्स रूल, डोलोस रूल आता है, कॉप्स रूल आता है, देन गॉस रूल आता है, देन पैरेललिज्म आती है, देन कन्वर्जेंस आती है, देन अडैप्टिव रेडिएशन आती है, देन मोसाइक एवोल्यूशन आता है। तो हम इन थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो गाइस हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की कुछ टर्म्स है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा, ये शॉर्ट आंसर में आएगा, 10 मार्कर क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी आपने
पढ़ लेने हैं, डिटेल में पढ़ लेने हैं, और इनकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो भी आपने डिटेल में पढ़नी है। अगर आप क्वेश्चंस को बाइफरकेट करोगे, आप 3 पार्ट्स में, सबसे पहले आप दे दोगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका आ जाएगा, आप उसके बाद एक्सप्लेन करोगे। इंट्रोडक्शन में आप टर्म्स को एक्सप्लेन करोगे, आप थीम्स को पकड़ोगे, थीम्स को डिफाइन करोगे, मेन बॉडी में क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो आप मेन बॉडी में आप डिमांड को एड्रेस करोगे। उसके बाद फिर आप जो कंक्लूजन दे दोगे। कंक्लूजन होता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट, वो आपने एक्सप्लेन करना है कंक्लूजन में। अगर आप हर एक क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करोगे तो डेफिनेटली, और आप इसमें केस स्टडीज भी इनकॉर्पोरेट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी। ओके, देन हम सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं डोलोस रूल। अब ये डोलोस रूल किसने दिया था? ये लुइस डोलो करके कौन थे? पैलियोन्टोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने डोलोस रूल के का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जो डोलोस रूल क्या बोलता है कि एवोल्यूशन जो है ये फॉरवर्ड आगे चलती है, आपको एवोल्यूशन रिवर्स में देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि एवोल्यूशन के कोर्स में ऑर्गेनिक लिविंग स्पीसीज अगर कुछ फीचर्स छोड़ देते हैं और उसकी जगह नए ऑर्गन्स डेवलप करते हैं या नए फीचर्स डेवलप करते हैं, तो वो जो ऑर्गन जो है वो डिस्कार्ड कर दिया है, वो दोबारा से वो फीचर कभी भी स्पीसीज पे नहीं आएगा। मींस एवोल्यूशन जो है वो मूव करती है ऑलवेज फॉरवर्ड। ओके, जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम स्टोन टूल्स करते थे, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग करते थे। अब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से, ब्रेन की डेवलपमेंट से, है ना, अब क्या हुआ है, अब फूड कुक्ड खाते हैं, फायर की डिस्कवरी के बाद कुक्ड फूड खाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, और हम अब डिफरेंट और चॉइसेस हैं हमारे पास फूड की। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब कैनाइनीज जो इंसीजर्स हैं, अब ब्रेन का साइज बढ़ गया है, तो ये कभी भी रिवर्स नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब दोबारा से ब्रेन का साइज कम होगा। जहाँ आप कैनाइनीज छोटी हो गई है, टीथ छोटे हो गए हैं, तो अब ये दोबारा से इनका साइज बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो एवोल्यूशन जो होती है ये ऑलवेज जो है वो मूव करती है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लुकिंग होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इम्प्रूव मूव करती है। ओके, अब उसके बाद डोलोस रूल हमने डिस्कस किया। उसके बाद आता है कोक्स रूल। अब कोक्स रूल किसने दिया था? ये एडविन कोक थे एक, ठीक है, आपने याद रखना है एडविन कोक। कोक तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा, आपने लिखना है एडविन कोक ने कोक्स रूल दिया है। इन्होंने कहा कि एवोल्यूशन के कोर्स में लिविंग स्पीसीज का साइज हमेशा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है, तो साइज जो है वो आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। तो अब प्री हिस्टोरिक पीरियड में हॉर्सेस, एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हॉर्सेस छोटे होते थे, लेकिन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के से क्या हुआ, उनका साइज बढ़ता गया और उनके साइजेस आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है हॉर्सेस की। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है किसने? कॉक्स ने। तो क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि पहले छोटे साइज के हॉर्सेस होते थे, जहाँ अब बड़े साइजेस के हॉर्सेस होते हैं, क्या कारण रहा होगा? क्यों कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में उनके साइज में इंक्रीज हुआ? तो कारण ये है क्योंकि स्मॉल साइज होगा तो शिकार होने का खतरा बना रहता है। जो लार्ज साइज होगा तो प्रेडेटर्स जो है वो लार्ज साइज को खाने में इतने वो सक्षम नहीं होंगे। तो ये कहा था कॉक्स रूल ने। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डोलोस रूल पढ़ा। अच्छा, डोलोस रूल को हम डॉक्ट्राइन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ एवोल्यूशन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है डोलोस रूल का।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा कोप्स रूल, जो कि एडविन कोप ने दिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं गॉस। अब गॉस रूल किसने दिया था? जॉर्ज जॉर्जी गॉस ने जो दिया था। ये बायोलॉजिस्ट थे, सोवियत बायोलॉजिस्ट थी, जिन्होंने दिया था गॉस रूल। ओके, याद रखना है आपने। ठीक है, पहला जो दिया था वो दिया था डोलोस। ठीक है, डोलोस रूल दिया था। उसके बाद आया था कॉप्स रूल, जिसमें एडविन कॉप ने दिया। उसके बाद तीसरा आता है गॉस रूल। ये एक सोवियत के बायोलॉजिस्ट थी, जॉर्जी गॉस, जिन्होंने गॉस रूल को एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या होता है कि जो जो कंपीटिंग पॉपुलेशन स्पीसीज आपस में compete करती हैं। क्यों compete करती हैं? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, फूड के लिए compete करती हैं, अपने सर्वाइवल के लिए compete करती हैं। और वो लिविंग स्पीसीज जो फाइट कर जाती हैं, जो जीत जाती हैं, ठीक है, वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। और वो लिविंग स्पीसीज जिनकी जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जो compete नहीं कर पाते हैं, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज करती है। और एक टाइम पीरियड के बाद वो पॉपुलेशन उनकी टोटली खत्म हो जाती है। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ओके, तो हम ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो पॉपुलेशन जो होती है स्पीसीज की, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। पॉपुलेशन आइदर इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। ओके, तो जो डोमिनेंट स्पीसीज होगा वो क्या करेगा? वो वीक एक होगा स्ट्रॉन्ग कंपटीटर, वो सरवाइव कर जाएगा। और जो वीक कंपटीटर होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये एक्सप्लेन किया था गॉस रूल, ठीक है, सोवियत बायोलॉजिस्ट ने। अब इसके बाद हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, डोलोस रूल, कॉप्स रूल, देन गॉस रूल। अब हम एक और हम कुछ और डिफरेंट एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है पैरेललिज्म। अब पैरेललिज्म क्या होता है? पैरेललिज्म में होता ये है कि लिविंग स्पीसीज है, ठीक है, वो उन लिविंग स्पीसीज के एंसेस्टर्स प्री पुराने टाइम पीरियड में सिमिलर थे, सेम उनके एंसेस्टर्स थे। और कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में वो इवॉल्व करते हैं इन ए पैरेलल फैशन, इन ए सिमिलर फैशन। मींस वो आगे ग्रो करते हैं, उनमें सिमिलर फीचर्स जो है वो उनमें आज आते जाते हैं। वो सिमिलर फीचर्स, सिमिलर ऑर्गन्स डेवलप का ऑर्गन डेवलप होना, वो हमें देखने को मिलता है पैरेललिज्म में। ठीक है, तो होता क्या है, जो पैरेललिज्म क्या होता है कि सिमिलरिटी होना। ठीक है, पैरेललिज्म इंप्लाइज सिमिलरिटी इन बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ द एंसेस्ट्रल फॉर्म। जो एंसेस्टर्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स निकल के आती हैं, वो उनमें जो बायोलॉजिकल मेकअप होता है वो सिमिलर होता है, उसको हम बोलते हैं पैरेललिज्म। ओके, अब मान लीजिए, देखो, ग्रेट एप्स कर हैं, गिबॉन है, ह्यूमंस हैं। तो इनकी क्या है, इनमें टेल नहीं होती है। लेकिन इनके हम क्योंकि हम सारे प्राइमेट्स हैं, तो गिबॉन और ग्रेट एप्स ह्यूमन है, तो इनके एंसेस्टर्स कॉमन है। आपको पता है हम सबके एंसेस्टर्स कॉमन थे। लेकिन अब क्या हुआ, पहले जो एंसेस्टर्स थे उनमें पूंछ नहीं होती थी, अब पूंछ से होती थी। अब जब उनके आगे डिसेंडेंट्स आए, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स आए, ह्यूमन या फिर गिबॉन या फिर एप्स, तो उनमें जो है वो टेल जो थी वो गायब हो गई, वो एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो ग्रेट एप और गिबॉन और ह्यूमन,
ये इन्होंने सिमिलर फैशन में इनका बायोलॉजिकल मेकअप जो है वो सिमिलर है, तो इसको हम बोल सकते हैं पैरेललिज्म की। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको समझाई है। आई थिंक आपको पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देखो हमारे एंसेस्टर्स में टेल थी, लेकिन उसके बाद जो हम आए, ग्रे टाइप्स गिबॉन आए, तो उनमें टेल्स जो है वो गायब हो चुकी थी। तो क्या हुआ, उनका जो वो एवोल्यूशनरी जो उनका सीक्वेंस था वो पैरेलल था, वो सिमिलर था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस क्या होता है? कन्वर्जेंस क्या होता है कि इसमें पहले देखो पैरेललिज्म और कन्वर्जेंस में फर्क क्या है। पैरेललिज्म में आप इंसेस्टर्स जो है वो सिमिलर होते हैं, कन्वर्जेंस में एंसेस्टर्स डिसिमिलर होते हैं, एंसेस्टर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन वो लिविंग स्पीसीज है ना, वो क्या करती हैं, वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अटेन करती हैं, अडॉप्ट करती हैं, डेवलप करती हैं। ठीक है, ठीक है। तो उनमें अब मैं एग्जांपल देता हूं इसमें। देखो शार्क क्या है? शार्क बेसिकली एक फिश है। और डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन क्या है बताओ मेरे को, कौन पता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन एक मैमल है। शार्क एक फिश है, डॉल्फिन एक मैमल है। देखो शार्क और डॉल्फिन, इन दोनों के एंसेस्टर्स अलग हैं, लेकिन ये सिमिलर इन्वायरमेंट में रह रही हैं, पानी में रह रही हैं, तो इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है फॉर एफिशिएंट स्विमिंग के लिए। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो किसमें? कन्वर्जेंस में। तो मैंने पैरेललिज्म की को भी एक्सप्लेन किया, कन्वर्जेंस को भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है वो भी आपको बता दिया। ठीक है। अब इसके बाद आता है अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन देखो मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा इसको, फिर मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक बार नरेट कर दूंगा। अब हमने याद होगा गैलापेगस फिंचेस हमने डिस्कस किया था। कहाँ पे डिस्कस किया था? कमेंट सेक्शन में बताओ किस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी में हमने इसको डिस्कस किया था। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। तो गैलापेगस फिंचेस है ना, गैलापेगस फिंचेस बेसिकली वो उनमें डिफरेंट बीक्स के हो गए। वो कईयों की बीक्स बड़ी थी, कईयों की बीक्स छोटी थी। ठीक है, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी एनवायरनमेंट के साथ बीक्स की गैलापेगस फिंचेस की अलग अलग थी। तो क्या हुआ कि एक स्पीसीज की बहुत सारी स्पीसीज सब स्पीसीज बन गई, एक स्पीसीज की बहुत सारी फॉर्म्स बन गई। इसको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन। ओके। तो हम इसको अगर अब मैं इसको एक्सप्लेन करना हो एक लाइन में, तो उसको हम बोलते हैं इट रेफर्स टू द वेज ए स्पीसीज इवॉल्व्स इनटू प्रोग्रेसिवली डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? इट रेफर्स टू द वेज इन विच a species evolved into progressively dissimilar organism. It refers to the way a species evolved into progressively dissimilar organisms. ठीक है, इसको हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप इसमें गैलापेगस फिंचेस की दे सकते हो। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पैरेललिज्म पढ़ लिया, हमने कन्वर्जेंस पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे अडेप्टिव रेडिएशन हमने पढ़ लिया। अब होता है मोसाइक एवोल्यूशन। मोसाइक एवोल्यूशन होता है, देखो अब बॉडी है एनिमल स्पीसीज के लिए, जो लिविंग स्पीसीज के लिए, जो ह्यूमंस की बॉडी आप ले लो, तो इनके ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट की फेसेस हैं वो उनकी स्पीड अलग अलग है। ठीक है, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में डिफरेंट ऑर्गन्स की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोसाइक एवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है एवोल्यूशन में कुछ बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आ जाती हैं, जल्दी आ जाती हैं एवोल्यूशन के कोर्स में, लेकिन कुछ ऑर्गन्स में आपको एवोल्यूशन की स्पीड कम देखने को मिलती है। मींस एवोल्यूशन कुछ ऑर्गन में फास्ट तरीके से होता है और कुछ ऑर्गन में स्लो तरीके से होता है। ठीक है, मैं आपको
एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। हम देखो, अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट में होता क्या है। एशियन एलिफेंट की अगर आप फीचर्स देखें, बॉडली फीचर्स देखें, तो इनमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो फॉरहेड है, ठीक है, जो फॉरहेड है उनकी डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में होती है। हम दो चीजों को लेते हैं, एक फोरहेड की डेवलपमेंट को लेते हैं और मोलर मॉडिफिकेशन को लेते हैं। ठीक है, तो फोरहेड का जो शॉर्टनिंग है, शॉर्टनिंग ऑफ फॉर शॉर्टनिंग मीन्स जो फोरहेड की शॉर्टनिंग है वो अलग रेट पे होती है, और जो मोलर की ग्रोथ है उसकी स्पीड अलग होती है। तो ये आप एग्जाम्पल कोड कर सकते हो किसमें, मोसाइक एवोल्यूशन में आप एग्जांपल दे सकते हो एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में। इसमें जो फॉरहेड को और का कंपैरिजन आप कर सकते हो मोल्डर मॉडिफिकेशन के साथ, मोल्डर टीथ्स के साथ। और तो आप ये देखने को मिलेगा कि इसका जो फॉरहेड की शॉर्टनिंग है वो अलग पेस पे हुई है, वो पहले हो जाती है, या जो मॉडर्न मॉडिफिकेशन है, जो टीथ्स के अंदर जो चेंजेस हैं वो बाद में होती हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो अलग टाइम पे डेवलप होते हैं। ओके, इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम ह्यूमन स्पीसीज की एग्जांपल देखें, ठीक है, तो बाईपेडल लोकोमोशन, मैंने बताया बाईपेडल लोकोमोशन पहले आ गया ह्यूमन स्पीसीज में, वो फास्ट डेवलप हुआ इन कंपैरिजन टू ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट की रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ डेवलपमेंट को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन स्लो थी, लेकिन बाईपेडलिज्म लोकोमोशन, बाईपेडल लोकोमोशन की क्वाड्रुपेडलिज्म से बाईपेडलिज्म की रेट ऑफ डेवलपमेंट जो थी वो फास्ट थी। तो ये भी एग्जांपल है मोसाइक एवोल्यूशन। अब दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो हमने ये लास्ट टॉपिक था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, ठीक है गाइस। तो अगर मैं आपको इसको नटशेल में अगर हम इसको समराइज करूं, हमने सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किया। देखो हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। हमने एंथ्रोपोलॉजी डिस्कस की, हमने इसका स्कोप डिस्कस किया, रेलेवेंस डिस्कस किया कि कैसे उसका पर्सपेक्टिव क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसका, उसका कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है जिसमें हम इथनोलॉजी के जरिए हम कल्चर को स्टडी करते हैं, है ना। हम इथनोग्राफिक स्टडीज कैरी आउट करते हैं। ओके, हम ट्राइबल सोसाइटीज को कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक सब्जेक्ट है, और ये बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इसकी क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटीज है। चाहे वो अर्थ साइंसेस का सब्जेक्ट हो, चाहे वो एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे वो मेडिकल साइंसेस का सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, ठीक है, तो चाहे वो हिस्ट्री हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो। तो हमने डिफरेंट हमने रिलेशन स्टडी किया एंथ्रोपोलॉजी का डिफरेंट सोशल साइंसेस के साथ, ह्यूमैनिटीज के साथ, हमने बिहेवियरल साइंसेस के साथ, मेडिकल साइंसेस के साथ उसका कंपैरिजन किया। फिर हमने सिमिलरिटीज भी डिस्कस की, हमने डिसिमिलरिटीज भी डिस्कस की। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से थे एवोल्यूशन में, ठीक है, कैसे जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो एस शेप हो गई, कैसे फेमोर की जो लेंथ थी वो लंबी हो गई, लॉन्ग हो गया फेमर, और बहुत स्टाउट भी हो गया, ठीक है। कैसे हमारे जो हमारे लोअर लिम्स थे वो लॉन्ग हो गए इन कंपैरिजन टू अपर लिम्स। कैसे हमारा जो फोरामन मैग्नम था, क्योंकि हमारा बाईपेडलिज्म आ गया, क्वाड्रुपेडलिज्म से हम बाईपेडलिज्म की तरफ चले गए। कैसे हमारा जो है जो इलियम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वो ब्रॉड हो गया और वो एक्सपैंड हो गया, ठीक है। ओके, पेल्विक गिडल,
ठीक है। तो क्योंकि अपर बॉडी वेट अब ट्रांसफर होता था टू द लिम्स, वो कैसे, टू द लोअर लिम्स, वो होता था ड्यू टू, अभी मैंने नाम मेरे को भूल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पेल्विक गिडल है, ये एक दोनों में एक कनेक्शन का काम किया इसने, ठीक है। तो उसके बाद और हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो थी, फोरामन मैग्नम तो है वो स्कल के नीचे आ गया और फॉरवर्ड उसकी प्लेसमेंट हो गई स्कल के, ठीक है। मिडिल में फॉरवर्ड प्लेसिंग होगी और वो स्कल के अंडर में आ गया फोरामन मैग्नम, ठीक है। तो हमारा जो हमारे तो ये चीजें हमने देखने को मिलती है जब हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। अब कल्चरल फैक्टर्स की बात करते हैं, किस तरह से जो है पहले हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी थी, उसके बाद फिर वो पैस्टोरलिज्म आई, उसके बाद फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तरफ बढ़ गया, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी जो थी वो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी हो गई। तो ये हमने कल्चरल इसको बोलते हैं कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा पहले हम रॉ फूड खाते थे, फिर फायर की डिस्कवरी हुई, फिर कुक्ड फूड खाने लगा ह्यूमन स्पीसीज, हमारे एंसेस्टर्स, ठीक है। तो अब तो बड़ी सारी चॉइसेस हैं फूड में, है ना, वो कि हम ले सकते हैं। तो ये कल्चरल फैक्टर्स है। पहले जो लिविंग स्पीसीज थे वो केव्स में रहते थे, ठीक है ना, वो मड हाउसेस में फिर बनाए उसने, फिर उसमें बर्न्ड ब्रिक्स के हाउसेस बनाए, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक कल्चर, जब हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कल्चरल एवोल्यूशन है, ये फैक्टर्स थे। उसके बाद फिर एनवायरमेंटल फैक्टर भी रहा, कंट्रीब्यूट किया कि किस तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजिकली वो क्या मैन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, कोल्ड क्लाइमेट हो तो वो कैसे फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्स करता है, अगर क्लाइमेट हॉट है तो कैसे वो फिजियोलॉजिकली वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये कल्चरल फैक्टर्स हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के, ठीक है। फिर वो पहले नेक्ड रहता था, क्योंकि क्लोथ का कोई एविडेंस हमें मिला नहीं। जब क्लोथ का एविडेंस मिला तो वो मिला हमें बाद में, तो हम कह सकते हैं कि वो पहले बिना कपड़ों के रहता था, फिर धीरे धीरे उसने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया पत्तों के साथ, फिर उसने क्लोथ्स पहनना शुरू किए उसने, तो ठीक है। तो ये भी एक कल्चरल फैक्टर्स है ह्यूमन एवोल्यूशन का। तो अब मैं एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी, किस तरह से ह्यूमन कल्चरल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स ये आपस में रिलेटेड हैं। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कल्चरल एवोल्यूशन में, और कल्चरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में, ठीक है। जिसमें आपको फायर की एग्जाम्पल की डिस्कवरी की बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते थे कि हमने प्री डार्विनिज्म, हमने लमार्क की थ्योरी की बात की, इसकी क्रिटिसिज्म की बात की। एफबी सुमलर एक्सपेरिमेंट था जो कि इसके फेवर में हुआ, जो कि जिन्होंने रैट्स, वाइट रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उनको रियर किया तो उनके साइजेस बड़े हो गए, उनकी धूम जो है वो लंबी हो गई, ठीक है। तो उनके जो आगे फिर जो ऑफस्प्रिंग्स थे, जो डेसेंडेंट्स थे, वो भी वैसे ही सिमिलर फैशन में वो आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट किया, अगस्त वाइसमैन थे, उन्होंने म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने हेयरिंग की, माइस की उन्होंने टेल काट के उनको हेयरिंग की, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हेयरिंग की, लेकिन हुआ क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ऑफस्प्रिंग आए उनमें ऐसा नहीं था कि उनमें धूम नहीं थी, उनमें धूम थी। फिर और दूसरा मैंने बताया पियर्चिंग, जब हमारे इंडियन सोसाइटी में भी हम पियर्चिंग करते हैं, लेडीज आईज की, ईयर की और नोज की पियर्चिंग करते हैं, ठीक है। इवन मेल्स भी करते हैं, लेकिन जब उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, जब उनकी शादी के बाद जब उनके जब बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे में पियर्चिंग, नोज पियर्चिंग या ईयर पियर्चिंग नहीं होती। तो ये भी लमार्क थ्योरी का क्रिटिसिज्म था, ठीक है। उसके बाद आती है थ्योरी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा कि एवोल्यूशन एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें नहीं, लमार्क ने कहा था बेसिकली, इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर दिया, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद और नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया चार्ल्स डार्विन ने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक्सप्लेन की बाय नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने। तो बड़े सारे अजम्पशंस इन्होंने डिस्कस किए थे कि ह्यूमन में बहुत सारी कैपेसिटी होती है कि वो आगे पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करता है,
है ना, और वो आपस में कम्पीट करता है, और जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो कि वो होता है वो वो सर्वाइव सर्वाइव कर कर जाता जाता है, है, और जो और जो वीक वीक कंप्यूटर कंपटीटर होता होता है है वो वो एक्सटेंड हो एक्सटेंड हो जाता जाता है। है। इसको इसको जो जो सर्वाइवल सर्वाइवल ऑफ ऑफ द द फिटेस्ट फिटेस्ट है, है, ये ये कोर कोर था था किसका, किसका, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एवोल्यूशन का। का। ठीक ठीक है, है, तो तो ये ये इसके इसके पॉस्टुलेट्स पॉस्टुलेट्स थे, थे, इसके इसके assumptions assumptions थे, थे, इसको भी भी क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज किया। किया। इसने इसने बताया बताया तो तो सही सही कि कि वेरिएशन वेरिएशन होती होती है, है, इवोल्यूशन इवोल्यूशन हो हो रही रही है, है, वेरिएशन वेरिएशन हो हो रही रही है, है, बट बट इसने इसने काज काज नहीं नहीं बताया, बताया, ये ये काज काज को को एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं नहीं कर कर पाया पाया वेरिएशन वेरिएशन कैसे कैसे होती होती है। है। इसने इसने बाकी बाकी फैक्टर्स फैक्टर्स की की वजह वजह से से जो जो एवोल्यूशन एवोल्यूशन होती होती है, है, जो कि जो कि हम हम आज आज आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं हैं सिंथेटिक सिंथेटिक थ्योरी थ्योरी ऑफ ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन में, में, वो वो उसने उसने एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं नहीं किया। किया। इसने इसने एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं नहीं आइसोलेशन आइसोलेशन किया। किया। फिर फिर उसके उसके बाद बाद पोस्ट पोस्ट डार्विनिज्म डार्विनिज्म थ्योरी आती है, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिस्कस किया। थ्योरी थ्योरी ऑफ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म, इसमें जो जर्म सेल्स में जो मॉडिफिकेशन चेंजेस आती हैं वो आगे ऑप्शन में पास ऑन हो जाती हैं, और सोमेटो सेल्स में जो चेंजेस होती हैं वो आगे पास ऑन नहीं होती। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी, जो रेसलर पेरेंट्स के बच्चे वैसे नहीं होते, वो एक नॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनमें उनके बच्चों में मसल बिल्डिंग बाय बर्थ से ही होगी, नहीं। तो ये भी एक हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने डिस्कस किया सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये सिंथेसिस है वेरियस थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन का, चाहे वो ह्यूगो डी वरीज की थ्योरी ऑफ म्यूटेशन कह लें, या फिर आइसोलेशन कह लें, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट कह लें, या फिर फाउंडर इफेक्ट कह लें, या फिर आइसोलेशन कह लें। ठीक है, तो इनब्रीडिंग कह लें, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एवोल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, इनब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फाउंडर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, किस तरह से पॉपुलेशन में वेरिएशन आ जाती है, जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, जिसको हम बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। फिर उसके बाद फाउंडर इफेक्ट, तो फाउंडर इफेक्ट में क्या क्या कंडीशन है, पॉपुलेशन स्मॉल होनी चाहिए, और जो है वो सेपरेट आइसोलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी हमने एक्सप्लेन किया। इसमें भी ये चांस की वजह से होता है, जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने आगे डिस्कस किया ये डिफरेंट एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया, डोलोस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। ठीक है, डोलोस कॉन्सेप्ट को हम इसका दूसरा नाम भी है डॉक्ट्राइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डोलोस रूल डिस्कस किया, फिर कॉप्स रूल डिस्कस किया, एडविन कॉप ने ये रूल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने गॉज रूल डिस्कस किया। गॉज रूल एक सोवियत बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने गॉज रूल दिया कि कैसे पॉपुलेशन स्टेबल कभी नहीं रहती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर होता है, एक वीक कंपटीटर होता है, क्योंकि कम्पीट करते हैं तो रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। रिसोर्सेज क्या है, जैसे फूड हो गया। ठीक है, तो ये इसी के लिए सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और उसके बाद और हमने डिस्कस किया अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया, किस तरह हमने इसमें गैलापेगोस फिंचेस की एग्जांपल दी। ठीक है, हमने नेचुरल सिलेक्शन को भी डिस्कस किया, उसमें हमने जिराफ, लमार की जिराफ की एग्जांपल दी। ठीक है, तो उसमें उसके बाद हमने डिस्कस किया मोसाइक एवोल्यूशन। हमने एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में डिस्कस किया कैसे उनका फोरहेड शॉर्ट हो जाता है, और साथ में उनके जो मोल्डर स्पीच है उनकी डेवलपमेंट कैसे अलग अलग टाइम पीरियड में होती है। हमने ब्रेन और बाइपेटलिज्म को कंपेयर करके हमने मोसाइक एवोल्यूशन को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आई थिंक डिस्कस कर दिया है अप टू चैप्टर 1.4 तक हमने डिस्कस किया है। तो गाइस आप चैनल को मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, कंप्लीट देखें। आपको नॉलेजेबल वीडियो लगी है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें। ठीक है, मैं ऐसे ही पूरी कोशिश करके नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपको जो यूपीएससी की प्रेपरेशन में आपको हेल्प हो जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो ठीक है, आपको मैं एक आपको मंत्र, एक और आज मूल मंत्र आपको सिखाता हूँ। देखो, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंथ्रोपोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने अच्छे मार्क्स, अगर आपने गुड मार्क्स स्कोर करने हैं, गुड मार्क्स मीन्स अबव 300, अबव 320 या अबव 310, अगर आपने मार्क्स स्कोर करने हैं, देन यू हैव टू बी कंसेप्चुअली वेरी क्लियर। और दूसरा, आपने केस स्टडीज कोड करनी है। ठीक है, केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है, वो आपने कोड करनी है।
ठीक है, क्वेश्चन। और तीसरा मैंने बताया आपको कि आपने क्वेश्चंस को 3 भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चंस के थीम्स देखने हैं, आपने उनको इंट्रोड्यूस करना है, डिस्क्राइब करना है। उसके बाद फिर आपने जो क्वेश्चन की डिमांड है वो अपनी मेन बॉडी में डिस्कस करना है। उसके बाद फिर आपने कंक्लूजन को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। तो गाइस चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मोटिवेट जरूर करें और कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा है तब भी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है, इसमें कुछ खामियां लगी हैं, आप उसमें भी कमेंट करें। मैं ज़रूर इसको अमल में लाऊंगा और इसको अच्छे से नया अच्छे तरीके से अगला वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइस, थैंक्स गाइस।